कुछ बातें करूंगा और हम यहाँ पर बताएंगे कि किसी भी एलिमेंट का बहुत ही आसानी से कैसे हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर बात करेंगे। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे होंगे जिनका वेट ग्राम में लिखा होता है, तो हम उनकी बात करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और किसी का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लोरीन का 35.5 लिखा हुआ है, अन्य ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो हम उन पर बात करने वाले हैं कि वो क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इन पर हम बात करेंगे। फिर अब इसके साथ में हम यहाँ पर मोल को भी इंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे कि मोल क्या होते हैं और किसी भी एलिमेंट में हम कैसे उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। इन सभी चीजों पर तो हम बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे वीडियो में अभी तक नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो अब यहाँ तक हम बात करेंगे क्या है परमाणु भार। तो परमाणु भार देखिए किसी चीज को मेजर करते हैं, तो मापते हैं, मापने के लिए कोई एक यूनिट होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे परमाणु भार। परमाणु भार किसी का यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वो नंबर है जो यह रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता है कि वह हाइड्रोजन के कितने गुना भारी है। एक सिंबल ले लिया गया, दैट मीन ये क्या ले लिया गया, इसको हाइड्रोजन ले लिया गया, तो हाइड्रोजन से इसको कंपेयर किया गया कि वो कितने गुना भारी है। जिससे आपने इसको ले लिया, ये एक कोई भी एलिमेंट है, इसका हमें वेट फाइंड आउट करना है। एक आपके पास ये हाइड्रोजन का सिंबल है, तो हमने एक बार इसको रखा, दो बार रखा, तीन बार, चार बार, ऐसे हमने हाइड्रोजन के एटम्स को रख के बैलेंस कर लिया। सपोज दैट ये आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इसका मास, जो मास, इसका मास ये इक्वल है किसके, मास ऑफ 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमारी बात है। तो उसी प्रकार से किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वह हाइड्रोजन के कितने गुना भारी है, ठीक है। मीन सीधे आप ये बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नंबर यानी वो संख्या होती है जो यह रिप्रेजेंट करेगी कि वह कितने टाइम्स हाइड्रोजन का कितने गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास ये हो गया। क्या कहेंगे, तो एटॉमिक मास अगर आपको लिखना हो तो डिफिनेशन क्या लिखोगे, एटॉमिक मास इज अ नंबर which represent how many times heavier than हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी वो हाइड्रोजन एटम की कितने टाइम्स हेवियर है, इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये डिफिनेशन हमारे पास हो गई कि एलिमेंट के हम एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तरीका हुआ, ये हमारी डिफिनेशन हो गई। अब देखिए कैसे एलिमेंट को, अब एलिमेंट की ये डिफिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसको अनवेरिएबल माना गया, यानी वेरिएबल नहीं दिया गया। तो फिर किसमें 1900
1961 में अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम, कौन सी, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में इस यूनिट को एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं कही गई एटॉमिक मास की। तो क्या वहां पर एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पर किसको लेकर किया गया, कार्बन 12 के बेस पर एक डिफिनेशन क्रिएट की गई। वो डिफिनेशन क्या थी, वो यही था कि एटॉमिक मास इज अ नंबर हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का के 12वें भाग वो कितने टाइम्स हेवियर है। तो यहां पर ये लिख लेते हैं, एटॉमिक मास इज a number which is represent that how many times heavier than 1/12 parts of one carbon 12 atom। एक कार्बन 12 के एटम से कितने टाइम्स हैवियर है, इस बात को यहाँ पर बताया गया। तो ये हमारे पास के अंदर क्या है, ये डिफिनेशन हो गई कि एटॉमिक मास की क्या डिफिनेशन होगी, तो उस पर ये हमारे पास डिफिनेशन निकल के आ गई। तो अगर हम यहाँ पर किसी दो एलिमेंट्स से कंपेयर कर लेते हैं इनके एटॉमिक मास की डिफिनेशन को, तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों पे ध्यान देना है कि अगर आप फर्स्ट वाले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं किसी भी एलिमेंट की, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसके अगर हम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ वन एटम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास से डिवाइड करके कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर अगर हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास रखेंगे अपॉन किसी भी हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लेना है, तो उसके वन एटम के एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट इनटू, यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इतना रखेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास के अंदर क्या है, एटॉमिक मास। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक यूनिट की जरूरत होगी, तो इसकी यूनिट जो निकल के आएगी, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अगर हम यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट हुई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को U कहा गया, U पर यूनिट, सिंपली बात कर लीजिए, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, यूनिट निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास के लिए, देखिए यहाँ पर अलग अलग दोनों को डिफरेंट क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन है जो कि 3 आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3, और जो कार्बन लिया गया था उस कार्बन के भी कार्बन 12 के 3 आइसोटोप्स
जो ये कार्बन 12 है ये नेचर में 98.8924 इतना परसेंट प्रेजेंट है। ये एटमॉस्फेयर में नेचर में इतने परसेंट है, तो इसकी परसेंटेज अन्य की अपेक्षा ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से इसी को वेरिएबल कहा गया और स्टैंडर्ड यूनिट मानकर इसकी एटॉमिक मास की यूनिट को डेफिनेशन को फाइंड आउट किया गया। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, ये हमारा एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास के बाद में अब हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। आइए देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अगर हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास इसको हिंदी में कहते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु भार, ये औसत परमाणु भार क्या है। तो दोस्तों औसत परमाणु भार की बात करते हैं, यानी एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज जैसे बहुत सारे एलिमेंट हो, जैसे आपको अभी हमने कार्बन को बताया कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा कार्बन का, वो तीनों के एटॉमिक मास को सम करके फिर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो क्या निकल के आएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आप उसके जानते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो जितने भी उसके आइसोटोप्स हों, उस आइसोटोप्स के एलिमेंट को एटॉमिक मासेस का सम और उसको उतने से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो क्या निकल के आएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं डेफिनेशन यहां पर क्या होगी। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए अगर हम ये लिख रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए एक्स अपॉन, अब यहां पे देखिए सिग्मा एक्स, ए क्या, ए मतलब है जितने भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हों उन सबको सम कर लिया जाएगा और ये निकाल लिया जाएगा, तो उनका क्या निकल के आएगा, कितना परसेंट में वो पाए गए हैं, तो उसी का हमें ये एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सपोज, क्या कोई भी एलिमेंट है जो x1 x2 x3 आइसोटोप्स में प्रेजेंट है, तो हम सबको सम कर लेंगे नीचे और उनके एटॉमिक मासेस का सम करके एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं एस क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन का होता है ये जो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ये सब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए है। क्लोरीन ये होता है 17 और एक होता है 35, क्लोरीन 17 और ये है 37, ये दो इसके आइसोटोप्स हैं और इन दोनों आइसोटोप्स से हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये क्लोरीन के लिए है। चलिए देखिए ये जो क्लोरीन 35 है ये नेचर में 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। ये 3% ये 1% होगा क्लियर, 3:1 मींस कितना हुआ, ये है 75% और ये कितना है 25%। 25% में क्लोरीन 35 है और 75% में क्लोरीन 25% में क्लोरीन 37। अब चलिए आइए यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास हम क्लोरीन का निकाल बताते हैं। तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक
मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, इसका हमने परसेंटेज ले लिया और एक बार यहाँ पर कितना हो गया, कौन सा क्लोरीन, क्लोरीन को इसको हमने 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस कौन सा इसका कितना है 37, तो हमने क्या लिया 37 को इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1% अपॉन इनको हमने ऐड कर दिया किसको x को, ये 3 और 1 है तो कितना 3 प्लस 1 एवरेज ऐड कर लेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 105 आ जाएगा प्लस 37 हो गया अपॉन में 4 हो गया, इसको हम ऐड करेंगे, देखिए ये हो गया 2 हो गया, इसको इसमें हम ऐड कर लेंगे तो इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3 1 4 हो गया और ये 1 हो गया अपॉन 4 आ गया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 4 जा 12 2 गैरी 3 5 जा 5 आ गया फिर 2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये कितना परसेंट आ गया आपके पास, क्या हुआ ये परसेंट नहीं, ये एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, इसी को AMU और U ओनली U ऐसे लिख लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्लोरीन का ये एटॉमिक मास होता है। अब इसके बाद हम किसी अदर एलिमेंट के लिए अगर हम कार्बन के बात करें तो कार्बन के भी आइसोटोप्स के हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और पता कर लेंगे कि कार्बन का कितना होता है एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम कार्बन के एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे जो हमारा है ग्राम एटॉमिक मास, हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे। चलिए देखिए भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास इसको हम कहते हैं ग्राम परमाणु भार। चलिए देखिए भाई ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार वो यूनिट होती है, वो एटॉमिक मास होता है जिसको ग्राम में प्रदर्शित कर दिया जाए। बहुत ही सिंपल है, समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बस क्या कह रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास की वही यूनिट है जिसे केवल ग्राम में प्रदर्शित कर दिया जाए, किसमें, जिसे केवल ग्राम में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगी। चलिए आइए देखिए, जैसे हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल क्लोरीन का कितना लिया है 35.5 AMU हमने लिया, लेकिन हम इसी को क्या कहते हैं 35.5 ग्राम कहते हैं। तो ये क्या है, ये है एटॉमिक मास यूनिट यानी एटॉमिक मास है, और ये क्या है, ये है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या सिंपल केवल क्या डिफरेंस ये है कि AMU प्लस पे ग्राम। चलिए अब देखिए इसमें हम थोड़ी सी बात यहाँ पर और बताएं कि किसी भी एलिमेंट, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का कितना 23U होता है, अगर हम इसी को किसमें कह दें 23 ग्राम कह दें तो ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास की ऐसी यूनिट जिसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वेट करने से पता चल जाए तो ग्राम में वेट कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, तो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, तो ये तीन बात हो गई। अब ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम 1 AMU का ग्राम से कंपैरिजन करें तो क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए भाई, अगर हम 1 AMU कह दें 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्वल है, इसको हम ग्राम में रिलेट करेंगे तो कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो ये है 1.66 into 10 की पावर माइनस कितने से, आप लोग इसको जानते हैं, ये यूनिट -24 ग्राम, इतने ग्राम के इक्वल होगी। ये विशेष पॉइंट है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होगा, 1 AMU इतने यूनिट के, इतने
ग्राम के इक्वल है। ठीक है, एक यूनिट को, एक एएमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया तो ये इतनी यूनिट हो जाएगी। फिर अब फिर यहीं से हम ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब ग्राम एटॉमिक मास के बाद में हम इसमें बात करेंगे कि परमाणु की जो यूनिट है उस पर, यानी एक एएमयू जो ये निकल के आया है, एक एएमयू कितना निकल के आया है, ये इस यूनिट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है और ये कैसे आया है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए भाई, आगे आप लोग सीखिए 1 AMU। मैंने लिखा 1 AMU is equal to 6.1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको आपको ध्यान देना है कि यूनिट कैसे आई है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, एक AMU पहले हम बात कर लेते हैं। 1 AMU क्या होता है? ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 12। चलिए, ये आ गया 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब हम यहां पर बात करेंगे कि मास ऑफ कार्बन 12 ये क्या है। चलिए इसको देखिए, 1 AMU ये है, ये 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन एटम का जो मास है वो कितने के इक्वल होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ये होता है एक कार्बन 12 के 1 ग्राम का, जो एक कार्बन 12 है उसका मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इतने ग्राम के इक्वल, इतने ग्राम के इक्वल होता है। अगर इसको डिवाइड कर लिया जाएगा तो वो यूनिट आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे। ये है यूनिट, ये है 12, 1.9926। अब इसी को हमें केवल डिवाइड कर लेते हैं, बाकी पावर चेंज कर लेंगे। 12 से यहाँ पर नहीं डिवाइड होगा, पहले की पॉइंट लगा लेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 12 आ गया, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 72 हुआ, तो ये हो जाएगा, फिर 7 हुआ, फिर ये 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 टप होके यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 6 टाइम हो गया। यानी ये डिवाइड करने पर हमारा कितना आ गया, 0.166 इंटू 10⁻⁻23। अब इस डेसिमल को हम इधर प्लेस दे रहे हैं तो ये आ गया कितना, 1 प्लेस इधर चला जाएगा तो 1.66। जब डेसिमल राइट प्लेस जाना होता है तो 10 पावर कितना हो जाता है, 1 पावर और बढ़ जाएगी 24, इतने ग्राम हो गया। वही बात यहाँ पर लिखी हुई थी, यानी 1 AMU किसके इक्वल हुआ, तो ये बात यहाँ पर समझना हो गया। ठीक है, 1 AMU इसी को हमने निकाला, 1 AMU कितने के इक्वल हुआ, ये बात हमारे पास यहाँ पर होगी। अब फिर इसी को हम क्या कहते हैं, चलिए आइए देखिए अवोगाद्रो नंबर के। ये जो है इसी नंबर को पूरा 1/1 कर दिया जाए तो ये क्या निकल के आएगा, ये 1 अवोगाद्रो नंबर निकल के आएगा, एक नंबर हो जाएगा। एक परमाणु का वेट कितना ग्राम है, ठीक है, यानी कितने, एक परमाणु का वेट कितना निकल के आया, इतने ग्राम निकल के आया। तो अब यहाँ पर हम 1 AMU में क्या निकालेंगे, 1 मोल, यानी 1 जो AMU होगा उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसके हम बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नंबर ऑफ, अगर आपको पार्टिकल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। 1 AMU ये इक्वल टू कितने हैं, 1 यानी एक एटम पर अपॉन 1.66
6 into 10 पावर -24 इतना ग्राम होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6.022 into 10 पावर 23। ये पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इतने निकल जाएंगे। इसी को Na कहा गया। ये क्या है? ये एवोगाड्रो नंबर है। यानी हम सीधी बात ये कह सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी एक मोल में, सीधी सी बात है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या होगी? एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, तो सीधे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। 1 मोल में हम बता सकते हैं कितने होंगे? Na क्या है? 6.022 into 10 पावर 23 इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ये बात हम पर नहीं मालूम। चलिए अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ कि ए अम्ल किसके रिलेटेड है। अब हम दूसरी जो बात करने वाले हैं वो मोलर मास की बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, उस पर बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है ग्राम मोलर मास। मोलर मास पहले बात कर लेते हैं, फिर ग्राम मोलर मास की बात करेंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था मोलर मास, यानी जो मोलर या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो क्या होता है। चलिए देखिए मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ही सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, तो ये भी हो गया आणविक द्रव्यमान। तो दोनों बातें यहां पर समझना है कि मोलर मास क्या होता है। देखिए किसी भी कंपाउंड सब्सटेंस की सब्सटेंस की अगर मास की बात की जाए तो वो क्या होगा? वो मोलर मास उसका कहा जाएगा। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास कहेंगे। चलिए आप देखिए, अगर आपको निकालना हो यानी मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं ये, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया था? कार्बन से लेकर रिप्रेजेंट किया गया था। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका मास निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा वही 1/12। फिर क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन 12। ये बात हो जाए कार्बन 12 के मास से डिवाइड, तो ये हो जाएगा। अब देखिए किसी भी सब्सटेंस का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे उसमें एलिमेंट हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर ऐड कर लेते हैं। कैसे? जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका एटॉमिक मास इसका सम कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अब फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास कहा जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो सिर्फ एकदम सीधी सी वही बात है
कि जो मॉलिक्यूलर मास था उसको ग्राम में प्रेजेंट कर दिया जाए। किसको? उसी को किसमें प्रेजेंट कर दिया जाए? ग्राम में। ग्राम में यदि प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राम। ग्राम में अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका ये क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। चलिए ये इतनी बात। अब हम सीधे आते हैं अगली बात जो है वो मोल पे। तो मोल पर हम बात कर रहे हैं कि मोल क्या होता है। ये देखिए, मोल किसी भी एलिमेंट के 1 AMU में प्रेजेंट एटम्स होते हैं। 1 AMU में प्रेजेंट एटम्स 1 मोल। तो 1 मोल ये हो जाएगा मास ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास। यानी अगर हम मोल को स्मॉल n से लिख रहे हैं तो स्मॉल w अपॉन m हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब फिर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। अगर हम 1 मोल में ये फाइंड आउट करें कितने पार्टिकल होते हैं तो वो होते हैं कितने? Na, जितने भी एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 इतने पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास अगर मान लीजिए किसी भी n, अगर हमारे पास स्मॉल लेना है, बहुत सारे मोल हो, तब हम उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे? n से, स्मॉल n से, यानी नंबर ऑफ मोल से इसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जाएगा। चलिए अब इसके आगे की बात हम करेंगे कि कोई भी एलिमेंट है। अब इसमें थोड़ी सी बात मोलर वैल्यूम की कर ली जाए कि मोलर वैल्यूम क्या होता है, उस पर आना है। चलिए यहां पर ये है आपके पास मोलर वैल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को मोलर आयतन कहते हैं, हिंदी में मोलर आयतन। चलिए मोलर वैल्यूम और मोलर आयतन में अब इन दोनों बातों में ये इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग है। तो मोलर वैल्यूम क्या होता है इसको यहां पर समझ लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस के, अब यहां पे मोलर वैल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का जो आयतन होगा वो उसको क्या कहलाएगा? मोलर आयतन कहलाएगा। यानी एक मोल का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। तो चलिए यहां पे देखिए, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of substance is known molar value। उसी को हम क्या कहेंगे? मोलर वैल्यू कहेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उसको ध्यान देना है। पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि कोई भी गैसियस स्टेट कंपाउंड है तो उसका मोलर वैल्यूम क्या होगा। एनटीपी और एसटीपी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मोलर वैल्यूम है, मोलर वैल्यूम, पहली बात है कि मोलर वैल्यूम चेंज होता है, किस पर चेंज होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मोलर वैल्यूम किस पर चेंज होगा? मोलर वैल्यूम किसी भी कंपोनेंट की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, फिजिकल स्टेट चेंज करने पर उसका मोलर वैल्यूम चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए और उसका प्रेशर चेंज कर दिया जाए, इन चीजों को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इस पर ये डिपेंड करता है। मोलर वैल्यूम अगर यहाँ पर आपके बात की गई, मोलर वैल्यूम इज डिपेंड अपॉन द
टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते रहे तो इसका मोलर वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रेशर को चेंज कर देते हैं तब इसका मोलर वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐड देखिए, अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वैल्यू होगा एनटीपी तो क्या होगा, मोलर वैल्यू ऑफ 1 मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर, और क्या होगा, चाहे 22.4 लीटर या 22,400 ml कह दिया जाए। तो ये है इसका 1 एटीएम। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जब बात की जाती है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए क्या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर में आप बात कर रहा हूँ 273 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर 1 एटीएम। एक वायुमंडल क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होगा जिस पर ये बात की गई है। और दूसरी बात फिर देखिए, एट एसटीपी पर मोल गैस का भी वैल्यू 22.4 लीटर होता है। दोनों बातें यहाँ पर ध्यान देंगे, एसटीपी पर भी इसका वैल्यू वही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बातों को यहाँ पर बताया गया। फिर अब हम थोड़ा सा और आगे ले चल रहे हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट्स हो तो हम उसमें नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल से आपको स्टडी कराते समझना ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन। अब पहले पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे हमने 17 ग्राम NH3 ले लिया, और सेकंड क्वेश्चन है हमने ले लिया 16 ग्राम H2, 16 ग्राम हाइड्रोजन में और 17 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। तो पहला देखिए, चलिए इसमें सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं क्या होंगे। पहले हम इसमें W निकाल लेते हैं, किसमें, इन 17 ग्राम NH3। मैं इसकी पहले बात कर रहा हूं। तो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है वेट, कौन सा वेट जो यहाँ पर गिवन होगा, कितना है 17 ग्राम। अब दूसरा स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखिए कैसे निकालते हैं, बात समझ लीजिए। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम हाइड्रोजन है, 3 इंटू ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहां पर हम रख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 है। तो ये आ गया आपके पास 14 प्लस 3 दैट इज आ गया 17, ये 17 आ गया। अब ये ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम। अब फिर हम दूसरी बात, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू, फार्मूले की बात कर रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है, वो देखिए n इक्वल टू W/m, ये हमारे पास फार्मूला है। हम वैल्यू को इसी में पुट कर देंगे। चलिए देखिए, n इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर W कितना है 17 और ये भी 17, n इक्वल टू कितना आ गया 17
n इक्वल टू 17 को 17 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल निकल के आ गए कितने 1। अब फिर अगर इसी में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात की जाए, नंबर ऑफ जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है, तो नंबर ऑफ अगर पार्टिकल हमें निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा n इंटू यानी मोल, पूरी बात लिख दे रहा हूं, मोल इंटू Na क्या है एवोगाड्रो नंबर, मोल कितना 1, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23, तो ये कितना आ गया 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये एवोगाड्रो नंबर आ गया, यानी इतने पार्टिकल 1 मोल यानी 17 ग्राम NH3 में इतने पार्टिकल प्रेजेंट है। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, उस पर देखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, इन 16 ग्राम H2, 16 ग्राम H2, इसमें स्मॉल w है 16 ग्राम, स्मॉल m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 into 1 दैट इज आ गया 2, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब फार्मूला n इक्वल टू w अपॉन m होता है, n इक्वल टू w भी रख लेंगे 16 अपॉन 2 दैट इज 8, तो 8 मोल, n इक्वल टू कितना आ गया 8 मोल, ये निकल के आएगा। अब अगर इसी में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू Na, तो 8 इंटू Na कितना है 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 पावर 23 ऐसे ही रह जाएगा, 8 to the 16 8 to the 16 117 17 आ गया, 8 48 8 6 48 हो गया, ये इतनी यूनिट, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के होंगे 16 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ डायटोमिक गैस एट एनटीपी पर किसी भी गैस के लिए हमें दिया गया है, तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ये क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन देखना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट, क्योंकि एटम फाइंड आउट करना है तो हम पहले निकाल लेंगे क्या, इसमें नोट कर लेंगे जो जो कुछ गिवन है। तो गिवन में क्या है, पहला पॉइंट है इसका वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो ये गिवन है ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैस का वॉल्यूम गिवन है एट एनटीपी, एनटीपी पर गिवन है कितना है 55.6 लीटर, ये इतने लीटर गिवन है, ये हमारा क्या है वॉल्यूम। दूसरी बात है डाई मॉलिक्यूल गैस, तो इसमें गैस डाई मॉलिक्यूल गैस भी, डायटोमिक गैस भी कौन सी हो सकती है, देखिए H2 भी हो सकती है, O2 भी है और N2 भी प्रेजेंट हो सकती है, Cl2 भी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है, तो हमें मालूम नहीं है तो हम इस पर कोई माइंड नहीं करेंगे। हमारी दूसरी बात क्या है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 3 बार हम यहाँ पे रख लेंगे ये होता है। फिर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, एनटीपी पर जो गैस है उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो बात हम यहाँ पे रखेंगे। और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 22.4 लीटर, यानी जो ये गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। ये है 5.6 अपॉन 22.4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड करेंगे तो इसको ये वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट में हो जाएगा कितना आ जाएगा लगभग
आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर क्या निकालना है, दूसरी नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम, चलिए नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो क्या होता है, मोल इनटू Na होता है। तो मोल कितना है 0.25 इनटू Na कितना 6.022 इनटू 10⁻23। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10⁻23 है, ये 10⁻23, 25 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 55 हो गया, 25 और 55 ये 55 हो गया। फिर 25 6 जा 150, 150, 1 2 3 4 5 प्लेस पे डेसिमल, 1 2 3 4 5 प्लेस पे ये डेसिमल लग गया। तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ गई 1.50 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इतने एटम्स आप कह सकते हैं कि इतने एटम्स या इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं।